आज के क्लास में हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं नाभिकीय विखंडन का, तो नाभिकीय विखंडन दो प्रकार के हम लोग देखे थे। एक होता है अनकंट्रोल नाभिकीय विखंडन, एक होता है कंट्रोल। ठीक, तो हम लोग जो अनकंट्रोल होता है उस पर कौन काम करता है? तो परमाणु बम। अगर हम लोग कंट्रोल का बात करेंगे तो उस पर कौन काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर कार्य करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। वह लिखा है इसमें नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यही ऊर्जा हम लोग अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल भी करते हैं। यही ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर 1942 में लाया गया था। वैज्ञानिक फर्मी के निर्देश में शिकागो यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। इसे U-35 ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया था। तो इसमें जो तत्व यूज किया गया था, कौन सा? U-35 वाला यूज किया गया था। हमको पता है यूरेनियम जो होता है U-38 भी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नाभिकीय विखंडन में नहीं करते हैं। इसके पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर हेडिंग डालने के बाद सबको लिखना है कि इसमें नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बस इतना लिख लेना है इसमें। तो ये हम लोग जो अनियंत्रित वाला है, ये अनियंत्रित नहीं है, नियंत्रित वाला, इससे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और इसमें प्रमुख भाग क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आधुनिक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख लेना है शॉर्ट हेडिंग के रूप में, आधुनिक नाभिकीय रिएक्टर में प्रमुख भाग होते हैं। और इसमें ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें पूछा जाता है नाभिकीय रिएक्टर के बारे में लिखने के लिए। तो इसलिए सबको डॉट कर करके या नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, A नंबर, B नंबर, C नंबर, जैसा मन है। तो इसमें सबसे पहले ईंधन के बारे में लिखना है कि हम लोग ईंधन के रूप में कौन कौन सा तत्व का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना पहले बोलेंगे, पहले पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग जितना बोलेंगे उतना इसमें लिखना है। यह रिएक्टर एक मुख्य भाग है। यही वह पदार्थ है जिसमें विखंडन क्रिया की जाती है। इस कार्य के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर ईंधन हेडिंग डाल के लिखना है, ईंधन हेडिंग डाल लेना है और लिखना है इसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तत्व यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तत्व यूरेनियम या लिख सकते हैं या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों लिख लेना है। ठीक, इसका यहाँ पर दिखा भी देना है। प्लूटोनियम का बात करेंगे तो ये 239 यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। इस बात को ध्यान में रखना, बस इतना ही लिखना है। दूसरा, इसमें हम लोग मंदक यूज करते हैं। तो B नंबर लिखना है मंदक। अब मंदक का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को क्या करना होता है? मंद करना होता है। इसलिए न्यूट्रॉन की गति अगर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियस है कि ये फिर अनकंट्रोल में चला जाएगा। इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त की जाती है। भारी जल सबसे अच्छा मंदक माना जाता है। तो देखो, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे मंदक के रूप में, जो कि न्यूट्रॉन को क्या करता है, मंदक का काम होता है न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना। डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इसमें से कौन मंदक का कार्य करता है। तो कौन कौन है? तो जल है। जल में कौन है? भारी जल है। भारी जल कौन होता है? D2O होता है, H2O नहीं होता है। यहाँ पर H की जगह ड्यूटेरियम यूज करते हैं भारी जल में। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम होता है तो D2O यूज किया जाता है। और ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में। मंदक का मतलब ये होता है उसको कंट्रोल करना, धीमे करना। या बेरियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरा लिखना है मंदक में। तीसरा होता है शीतलक। तो C नंबर देख के हेडिंग डालना है शीतलक। शीतलक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, तब इसको अपना से लिखवा देंगे, बहुत बार दिया हुआ है। ठीक, तो शीतलक का काम क्या होता है? तो विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है? उष्मा उत्पन्न होता है। जब विखंडन क्रिया होता है तो उसमें उष्मा बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है। शीतलक द्वारा हटाया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं उष्मा को कम किया जाता है। बोल सकते हैं उष्मा को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। शीतलक का मतलब ये होता है ठंडा करना। इसके लिए वायु, जल और CO2 को रिएक्टर में प्रवाहित करके इस उष्मा के भाप को बनाने के काम में लिया जाता है, जिससे टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न किया जाता है। अब देखो,
इसके लिए वायु हो, जल हो या CO2 किसी में से किसी का भी इस्तेमाल करके इससे ऊष्मा से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और गर्म करके भाप बनाया जाता है। उसी भाप से टरबाइन को घुमा के हम लोग क्या करते हैं, तो टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन चला के हम लोग क्या करते हैं, तो अब जैसे टरबाइन चला के हम लोग विद्युत ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। मतलब यहाँ पर बोल सकते हो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है टरबाइन को। हर एक जगह कहीं पर भी बात करते हैं तो अभी भी विद्युत ऊर्जा का बात करते हैं तो उसमें टरबाइन का ही होता है। टरबाइन को नचाया जाता है, किसी प्रकार से नचाया, ठीक है। लेकिन शीतलक का जो काम होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही दिया हुआ है, तो लिख लेना है शीतलक हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ऊष्मा को उत्पन्न जो करता है उसी को शीतलक द्वारा हटाया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है। सिंपल याद रख सकते हैं। डी नंबर लिखना है परिरक्षक। तो परिरक्षक का काम क्या होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर से कई प्रकार के तीव्र किरणें निकलती है। जब नाभिकीय रिएक्टर होता है तो उसमें से बहुत सारे तीव्र किरण निकलते हैं जिनसे रिएक्टर के पास काम करने वाले को हानि हो सकती है। जिसके लिए अगर जो रिएक्टर के पास काम कर रहे हो उसके लिए हानि हो सकते हैं। इनसे उनकी सुरक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है। अब देखो परिरक्षक अब बोल सकते हैं जो उसके आसपास काम करते हैं। ऑब्वियस है कि उसमें जब रिएक्टर अभिक्रिया होता है तो उसमें हम लोग बहुत सारे हानि देखने को मिल सकता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी को रोकने के लिए हम लोग परिरक्षक का यूज करते हैं। उसी को रोकने के लिए हम लोग परिरक्षक का यूज करते हैं। मोटी मोटी दीवारें बनाया गया रहता है। तो ऑब्वियस है जो मोटे मोटे कंक्रीट का मोटी मोटी दीवार बनाया जाता है जो किरण उसको पार ना कर पाए, जिससे परिरक्षक जो है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उसको कोई भी हानि ना हो। तो इसको भी पूरा लिख लेना है परिरक्षक। उसके बाद एक और नियंत्रक रहता है। अब नियंत्रक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ई नंबर दे के लिखना है नियंत्रक, कंट्रोलर। रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण करना आवश्यक है। रिएक्टर में जो विखंडन गति होता है उसको नियंत्रण करना आवश्यक होता है। इसके लिए कैडमियम के छड़ें प्रयुक्त की जाती है। अब इस बात को नियंत्रक और यहाँ पे क्या था, मंदक, दोनों में अंतर होता है। मंदक जो काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम किया जाता है और उसमें विखंडन की गति को कम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, विखंडन की गति को कम किया जाता है नियंत्रक द्वारा। तो दोनों में अंतर होता है। क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान में रखना है, तो इसी कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा छड़ यूज किया जाता है, तो कैडमियम का छड़ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैडमियम न्यूट्रॉन का बहुत उत्तम अवशोषक होता है। ये न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित करता है। उसमें न्यूट्रॉन को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, गति को कम कर रहा था। ये अवशोषित करने का काम करता है। रिएक्टर की दीवार इन छड़ों पर रख कर तथा आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर खिसकाकर विखंडन गति को कम या अधिक किया जा सकता है। ये काम किया जाता है। तो ये हम लोग यहाँ से लेके इसको तक यहाँ तक लिखना है सभी को। नियंत्रक का काम पहले ध्यान में रखना, विखंडन को कम करता है। ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का काम करता है। ये सब यहाँ पे जो करता है वो कौन करता है, तो कैडमियम करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे जो इसमें है वो है नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ये भी इसी में शॉर्ट हेडिंग डाल के लिखना है, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग। इनके द्वारा अनेक तत्वों को रेडियो आइसोटॉप बनाए जाते हैं जिनका उपयोग चिकित्सा, कृषि विज्ञान, इधर मतलब हॉस्पिटल वगैरह में, कृषि में, जीव विज्ञान में, वैज्ञानिक खोजों में किया जाता है। तो ये पहला पूरा लिख लेना है इसका उपयोग में। इसके द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो सबको पता है इसके विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिसमें रेल, मोटर, हवाई जहाज, कारखाने चलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्लेटिनम का उत्पादन किया जाता है। परमाणु बम बनाने में भी, तो हम लोग पहले भी लिखवा चुके, लेकिन तीनों लिख लेना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो नाभिकीय रिएक्टर का ये सब यूजेज दिया हुआ है। अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो है नाभिकीय संलयन। वो क्या है, तो नाभिकीय संलयन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नाभिकीय विघटन का मतलब था कि नाभिक को तोड़ना। संलयन का मतलब होता है जोड़ना। संलयन का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने से भी हम लोग का क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो इसके बारे में एक एक पॉइंट पर समझते हैं हम लोग। तो नाभिकीय संलयन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन की प्रतिक्रिया में एक भारी नाभिक, विखंडन में ही चीज़ बताया ना, ये भारी नाभिक क्या होता है, मंदगामी न्यूट्रॉन की सहायता से लगभग 2 बराबर भागों में क्या हो जा रहा था, विखंडित हो जा रहा था। तथा प्रक्रिया के बाद प्राप्त कणों की कुल द्रव्यमान प्रतिक्रिया के
पूरे द्रव्यमान से क्या हो जा रहा था, इसमें द्रव्यमान क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। बाद में जब विखंडन हो रहा था तब द्रव्यमान की ये क्षति के रूप में डेल एम/s ऊर्जा प्राप्त हो रहा था। ये भी हम लोग देख रहे थे, द्रव्यमान के रूपांतरित हो जा रहा था। विखंडन की प्रक्रिया के विपरीत अन्य एक नाभिकीय प्रक्रिया संभव है जिससे हम लोग बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। इस प्रक्रिया में हल्के नाभिक आपस में संलयित होकर अपेक्षाकृत एक भारी नाभिक का निर्माण करते थे। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में हल्के नाभिक आपस में संलयन होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं जिसका द्रव्यमान मूल नाभिकियों के द्रव्यमान के योग से कम होती है। तो इसमें भी वही चीज़ होता है, जिसका द्रव्यमान मूल नाभिक जो होते हैं उसके द्रव्यमान के योग से क्या होते हैं, कम देखने को मिलता है, तथा यही द्रव्यमान क्षय के कारण समतुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल दी है नाभिकीय संलयन, जो बोल रहे हैं उसको लिखना है। दो हल्के नाभिक के परस्पर संलयित हो जाने से एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रम को जिसे विशाल ऊर्जा मुक्त होती है, इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक सभी को लिख लेना है, ठीक है। अब नाभिकीय संलयन में जो हम लोग हाइड्रोजन का समस्थानिक यूज करते हैं, नाभिकीय संलयन में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक हम लोग यूज करते हैं नाभिकीय संलयन के लिए। नाभिकीय संलयन के लिए हम लोग हाइड्रोजन का समस्थानिक यूज करते हैं। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसका, जब ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, दो नाभिकियों का संलयन करके हीलियम के नाभिक बनाते हैं, तो लिखना है इसमें पैराग्राफ चेंज कर, इसमें भारी हाइड्रोजन के दो नाभिकियों को संलयन से हीलियम का एक नाभिक बनाया जाता है। हीलियम का एक नाभिक बनाया जाता है जिसका समीकरण ऐसे लिख लेना है, तब जाके इस समीकरण को लिखना है। देख सकते हैं हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है, इसलिए कि हाइड्रोजन ऐसे नॉर्मल हाइड्रोजन क्या होता है, एक हाइड्रोजन एक परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या भी एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर भारी हाइड्रोजन लिया गया है जिससे जल का निर्माण होता है। तो ये दो हाइड्रोजन को जोड़ कर हीलियम बनता है, और ये जोड़कर हीलियम बनने के दौरान इसमें से ऊर्जा निकलता है। तो ऊर्जा के रूप में यहीं पर चीज़ दिया हुआ है, इससे ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये पूरा प्रक्रिया कैसे होता है, जैसे उसमें हम लोग लिखे थे प्रक्रिया के पूर्ण प्रारंभिक द्रव्यमान, प्रक्रिया के पूर्ण प्रारंभिक द्रव्यमान दोनों हाइड्रोजन का यहाँ पर द्रव्यमान जोड़ के कुल द्रव्यमान इतना है, हीलियम का द्रव्यमान इतना होता है। तो देख सकते हैं ये द्रव्यमान में क्या आ गया है, कमी आ गया है। तो ये दोनों लिखना है, प्रतिक्रिया के बाद अंतिम द्रव्यमान, तो इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है। अब कितना का क्षति हुआ द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान क्षति लिखेंगे, या लिखेंगे द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति लिख कर इसको यहाँ पर दिखा लेंगे। इससे विमुक्त ऊर्जा, जो ऊर्जा निकला उसके बाद ये लाइन दिखा लेना, कितना 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा यहाँ से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मुक्त हो रहा है। ये कैसे इतना हो रहा है, इस पर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला गया है। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन को जोड़ने से, दो हाइड्रोजन को जोड़ने से क्या हुआ है, तो दो हाइड्रोजन को जोड़ने से यहाँ पर ऊर्जा जो प्राप्त हो रहा है, कितना ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, तो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो रहा है। वहीं पर अगर बात करेंगे, अगर यूरेनियम को एक नाभिकीय विखंडन से जो मुक्त ऊर्जा हो रहा था वो कितना हो रहा था, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा था, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अंतर आया है, यहाँ पे कम मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को प्राप्त हो रहा था। तो अब अगर ऐसा बात करता है अपेक्षाकृत कम है, ऐसा आभास होता है कि संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में बहुत कम है, परंतु ऐसा बात नहीं है। वास्तव में भारी हाइड्रोजन के किसी द्रव्यमान में नाभिकों की संख्या उतना ही द्रव्यमान में यूरेनियम के नाभिकों की संख्या तुलना में, अब देखो अंतर कहाँ पे आता है। हम लोग देखने से लग रहा है कि ये बहुत कम ऊर्जा मुक्त हो रहा है, लेकिन हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो उसका थोड़ा सा ही हम संख्या ले रहे हैं,
और जो यूरेनियम ले रहे हैं, यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके तुलना में यूरेनियम हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तब जाके उससे हम लोग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा ही लेने से इतना 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जा रहा है, इसीलिए इसमें बहुत का अंतर है। यहाँ 235 है और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना 2 ही परमाणु ले रहे हैं, 2 4 परमाणु यूज कर रहे हैं, द्रव्यमान संख्या 4 यूज कर रहे हैं, यहाँ पर 235 यूज कर रहे हैं। तो 4 ही द्रव्यमान संख्या यूज करने से 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 235 द्रव्यमान संख्या यूज करने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा था। तो यहाँ पर अंतर देख सकते हैं, इसके द्रव्यमान संख्या में बहुत का अंतर। जब अगर इतना द्रव्यमान इसमें लेंगे तो उसका क्या होगा, ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त होगा। इसलिए समझना है कि संलयन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। बात समझ में आया? अब यहाँ पर दिया हुआ है आगे, नाभिकीय संलयन कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार के प्रयुक्त Q का मान द्रव्यमान क्षति गणना से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन रहा है, तो यहाँ पर हीलियम, ये दोनों को मिलाकर टोटल जो बनता है वो 24 बनता है। यहाँ पर वही चीज़ बताने की कोशिश किया जा रहा है। अब इससे जो बनता है, अब इससे जो ऊर्जा मिलता है, हम लोग कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। नाभिकीय संलयन में एक कठिनाई यह आती है कि जब वे एक दूसरे के बहुत निकट लाए जाते हैं तब वे धन आवेशित होने के कारण एक दूसरे के प्रतिकर्षण करते हैं, अर्थात संलयन के लिए उन्हें पर्याप्त परिमाण की ऊर्जा देनी पड़ती है। और ये ऊर्जा कब मिल पाता है, 7 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर गर्म करने की प्राप्ति हो सकती है। अब इसमें एक चीज़ दिक्कत क्या आती है कि इसको इतना टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तभी जाके उतना ऊर्जा प्राप्त होता है कि दो नाभिक को आपस में पास लाने के लिए, दो नाभिक को आपस में पास लाएंगे तभी जाकर संलयन होगा। तब पास लाने के लिए हम लोग को ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ जाता है, यही एक यहाँ पे दिक्कत आता है। इसलिए इस प्रक्रिया में अधिक ताप होने के कारण इसको तापनाभिकीय संलयन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको तापनाभिकीय संलयन के भी नाम से जानते हैं। लिख लेना है एक डॉट करके कि नाभिकीय संलयन को तापनाभिकीय संलयन के नाम से भी जानते हैं। डॉट करके लिखना है, नाभिकीय संलयन को तापनाभिकीय संलयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखो, ये हम लोग इसमें अगर बात करेंगे तो आगे दिया हुआ है, सूर्य अपार ऊर्जा का एक स्रोत है। सूर्य में हाइड्रोजन ही है और नाभिकीय संलयन पर ही वो कार्य करता है। तो सूर्य प्रचंड ताप पर नाभिकों का चाल इतनी अधिक होती है कि इनके परस्पर टकराने से संलयन स्वतः होते रहता है। इसलिए उसमें एक तो ताप बहुत ज़्यादा है, और ताप ज़्यादा है तो नाभिक उसके आपस में टकराते रहते हैं हाइड्रोजन का, जिसके कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ताप होता है, जिससे स्वतः टकराते रहता है, जिससे क्या होता है ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। सूर्य से ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। इसके बेसिस पर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया। तो हाइड्रोजन आगे एक डॉट करके लिख लेना है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के पर आधारित कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के आधारित काम करता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित कार्य करता है। इस प्रकार से लिख लेना। ठीक। आगे अब हम लोग चर्चा करना है नाभिकीय बलों की प्रकृति। अब ये सब चीज़ें खत्म हो गया तो नाभिकीय बल की प्रकृति पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब नाभिकीय बलों की प्रकृति। तो अभी तक हम लोग एक टॉपिक देखे नाभिकीय संलयन, इसके पहले शायद देखे थे नाभिकीय रिएक्टर भी देखे जो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है। तो अगर हम नाभिकीय बलों की बात करते हैं, हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो हमको पता है नाभिक जो होता है, नाभिक पर दोनों पर प्लस आवेश होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेगा। फिर भी यह प्रश्न स्वाभाविक है कि नाभिक में उपस्थित धन आवेशित प्रोटॉन प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से दूर क्यों नहीं चले जाते हैं तथा नाभिक अस्थायी कैसे रहता है। इस संबंध में वैज्ञानिकों का मानना है कि नाभिक में उपस्थित कणों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में प्रबल आकर्षण नाभिकीय बल कार्य करता है जो उन्हें एक दूसरे को बांध के रखते हैं। यह बंधन बल न तो विद्युतीय बल है और न ही एक गुरुत्वीय बल है। उनकी उत्पत्ति के कारण अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। अब ध्यान सुनना लो कि अगर ये एक नाभिक है तो नाभिक में दो चीज़ रहता है। नाभिक में क्या चीज़ रहता है? तो प्रोटॉन 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 प्रोटॉन। दूसरा क्या रहता है? तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का बात करते हैं तो प्रोटॉन पे हमको पता है कैसा चार्ज होता है, प्लस। प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है, प्लस। प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है, प्लस। अभी जब प्लस चार्ज है तो दोनों प्लस दो अगर प्लस चार्ज होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, दूर दूर भागने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से इसको दूर दूर भाग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोटॉन को कौन खींच के रखता है, तो जो न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक बल लगता है, जिसके बल किस कारण से लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में अभी ज्ञात नहीं है, ये अज्ञात चीज़ है। लेकिन एक बल लगता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना, सबसे पहले हेडिंग डालना है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल हेडिंग डालना है, लिखना है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच एक आकर्षण बल लगता है, जिसे हम नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं, जिसे हम नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं, जिसे हम नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नाभिकीय बल कैसा होता है, तो आकर्षण होते हैं। नाभिकीय बल कैसा होते हैं, आकर्षण होते हैं। तो अगला लिखना है, अब ये आकर्षण कैसे होता है, सभी न्यूक्लियनों के बीच नाभिकीय बलों का संयुक्त परिमाणी प्रभाव आकर्षण होता है। और नाभिकीय बलों के कारण नाभिक में न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से प्रोटॉन बंधे रहते हैं। अब देखो ये जो नाभिकीय बल है, सबसे पहले इसमें लिखना है, यहाँ पे डॉट करके इस सबको लिखते जाना है। सबसे पहले लिखना है नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं। इसमें लिखना है इसके नीचे, यह बल न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन कोमा न्यूट्रॉन से प्रोटॉन तथा प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में लगता है, तथा प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में लगता है, ठीक है। तो ये आकर्षण बल होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगला लिखना है नाभिकीय बल अत्यंत लघु पराश्रयी बल होते हैं। नाभिकीय बल अत्यंत लघु पराश्रयी बल होते हैं, मतलब बहुत कम दूरी के लिए लगता है। नाभिकीय बल अत्यंत पराश्रयी बल होते हैं। यह केवल बल तभी लगता है जब वह केवल 10⁻⁻15 मीटर के भीतर होता है। जब वह केवल 10⁻⁻15 मीटर के भीतर होता है, जब वह केवल 10⁻⁻15 मीटर के भीतर होता है, तभी जाके ये बल लगता है। इस बात को ध्यान देना है। आगे अगर बात करते हैं, तो ये बात समझ में आया कि ये इतना कम रेंज में होना चाहिए, तभी जाके ये बल लगेगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट है नहीं। नाभिकीय बल अविद्युत बल होते हैं। क्या होते हैं नाभिकीय बल अविद्युत, ये विद्युतीय बल नहीं होते, इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए इसको लिखाना है। अगला डॉट लिखना है नाभिकीय बल अविद्युतीय बल होते हैं। इसलिए विद्युतीय बल प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आकर्षण बल होता है नाभिकीय बल। इसीलिए ये नाभिकीय बल अविद्युतीय बल होते हैं, लिख लेना है डॉट करके। अगला डॉट करके लिखना है नाभिकीय बल अगुरुत्वीय बल होते हैं, मतलब ये भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। नाभिकीय बल अगुरुत्वीय बल होते हैं। अगला डॉट करके लिखना है नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होते हैं, आवेश अनाश्रित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये किसी आवेश पर डिपेंड नहीं करेगा कि आवेश अधिक रहेगा तो ये बल ज़्यादा लगेगा, आवेश कम रहेगा तो ये बल कम लगेगा। तो ये आवेश पर डिपेंड नहीं करता। नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होता है, मतलब ये आवेश पर डिपेंड नहीं करते, बस इतना ही ध्यान में रखना है। अगला है नाभिकीय बलों का संतृप्तता गुण होता है। नाभिकीय बलों का संतृप्तता गुण होते हैं।
देखो यही चीज़ लिखा है, संतृप्तता गुण मतलब क्या होता है, सिचुएशन होता है, मतलब ये नाभिक के अंदर कोई भी न्यूक्लियन अपने निकटतम कुछ सीमित न्यूक्लियन से ही पारस्परिक क्रिया करता है, मतलब हर एक से नहीं करता है, जो सीमित उसके रेंज में रहता है उसी के साथ ये पारस्परिक क्रिया करके निर्माण करता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या, तो नाभिकीय बल के बारे में कुछ गुण था, उसका गुण यहाँ पर लिखवा दिया गया। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो अब क्लास होगा वो हम लोग केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, तब केमिस्ट्री का 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद फिर हम लोग फिजिक्स पे आएंगे। तो आज क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं।